एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट स्कैम के बाद स्टूडेंट और टीचर्स के द्वारा एसएससी से कई मांगे की जा रही हैं। कई चेंजेस की बात हो रही है। उनमें से एक मांग जो इस कंट्रोवर्सी से कहीं पहले से की जा रही थी, वह था एसएससी का रिजर्व्ड लिस्ट। आखिर एसएससी रिजर्व लिस्ट क्यों नहीं जारी करती है? क्यों हर साल एसएससी के अलग-अलग एग्जाम में हजारों सीट्स खाली रह जाते हैं? रिपीटर्स इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिलेक्टेड बच्चे ही बार-बार सिलेक्टेड होते हैं। जैसे आप इस बार के भी रिजल्ट का एग्जांपल देखें, तो जो 18,000 वैकेंसीज थी, उसमें से लगभग 6,000 जो रिजल्ट आया है, जो वैकेंसीज पे रिजल्ट आया है, उसमें वो बच्चे रिपीटर ही हैं, यानी कि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। वो 2022 या 2023 के एग्जाम में सिलेक्टेड है। और ऐसे में नए बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती, नए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कट ऑफ्स हाई हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों को डिस्कस करेंगे। हम रिजर्व लिस्ट के नीड्स की बात करेंगे, हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, और मैं आपको ये सारी ही चीजें प्रूफ के साथ बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ ज्ञान सूत्र अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक और महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त इस तरह की तैयारी में शामिल है। मैंने इससे पहले एक और वीडियो के माध्यम से एसएससी में जो स्कैम हो रहा है उसको डिस्कस किया। एसएससी में जो गड़बड़ियां हैं, मैंने उसकी बातें भी उस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आपको बताइए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहां आप ज्वाइन करके इन सभी वीडियोस की पीडीएफ भी देख सकते हैं। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी का रिजर्व्ड लिस्ट है और क्यों इसकी जरूरत है, कैसे एसएससी के अंदर सीट वेस्ट हो रहा है ना, इसको हम लोग समझेंगे। रिजर्व्ड लिस्ट में प्रॉब्लम्स क्या, आखिर एसएससी क्यों रिजर्व लिस्ट नहीं जारी करती है, और फिर एसएससी रिजर्व लिस्ट को लेकर के क्या सॉल्यूशन है, रिपीटर्स के इशू का क्या सॉल्यूशन है। मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज कह सकता हूं कि इस तरह का डिटेल्ड वीडियो नहीं है। मैंने खुद सर्च किया और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एसएससी में रिजर्व्ड लिस्ट को लेकर के कोई वीडियो नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है। सब इसकी बातें करें, टीचर्स की डिमांड करें, बट इसके प्रॉब्लम्स को पता ही नहीं। बच्चों को ये नहीं पता है कि रिजर्व लिस्ट के अंदर क्या इश्यूज है, एसएससी क्यों नहीं रिलीज कर रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है, एसएससी उन सॉल्यूशन पर काम क्यों नहीं कर रही है। ये सारी बातें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली प्रॉब्लम्स की, पहले नीड्स की बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट की जरूरत क्यों है। अब ये जरूरत आपको यहां से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एसएससी के अंदर जैसे जो जो मेन एग्जाम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है एसएससी के अंदर, है ना, लेकिन जो मेन एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा फेज एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जीडी का एग्जाम होता है। अब इन सभी एग्जाम को अगर आप देखेंगे तो हर साल जितनी वैकेंसीज निकलती हैं, जितनी सीट्स निकलते हैं, जो नोटिफिकेशन आता है, उसमें हजारों जो सीट्स हैं वो हर साल खाली रह जाती हैं। कैसे, मैं आपको भी आगे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से जो बड़े, वो भी बड़े बड़े, ये नहीं कि ये छोटे पोस्ट पे, बड़े बड़े सीजीएल में भी जो हायर पोस्ट है वो सारे सीट्स खाली रह रहे हैं। और उसका कारण भी आपको समझ में आ जाएगा। खाली रहने के जो कारण है उसमें दो मेजर कारण है। पहला कारण जो है वो रिपीटर्स है ना, जो मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीटर्स का इशू, उसको समझिए। अब हर साल क्या होता है कि सिलेक्टेड बच्चे दोबारा एग्जाम में बैठते हैं, बिल्कुल उनके पास राइट है बैठने का, इसका कोई विरोध नहीं है। अब क्यों बैठते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक तो क्या है कि अगर मान लीजिए वो, क्योंकि एसएससी में बहुत सारे लेवल के पोस्टेड हैं, लेवल 4 से लेकर के, अगर सीजीएल में अगर आप बात करें तो लेवल 4 से लेकर के, है ना, लेवल 9 तक के पोस्ट अवेलेबल हैं। तो अब हर साल बच्चे क्या है, अगर मान लीजिए किसी का सिलेक्शन जो है वो पोस्टल असिस्टेंट, जो सबसे लोअर पोस्ट है, या फिर टैक्स असिस्टेंट, है ना, इन सब में अगर होता है, या इवन, है ना, उनका जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी हुआ है, बट उनका लोकेशन अलग है, तो ऐसे केस में दोबारा एग्जाम देते हैं, ताकि एक तो उन्हें हायर पोस्ट मिले या फिर उन्हें अच्छी जगह पोस्टिंग मिल सके, उनको होम स्टेट मिल सके, और इसके लिए वो दोबारा, है ना, ऑब्वियसली एग्जाम में बैठते हैं। और अब चूंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इन्होंने पहले कई सालों से तैयारी की है ना, और ये दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, तो इनके चांसेस कहीं ना कहीं न्यू कमर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है।
अब देखिए क्या होता है, इनका सिलेक्शन भी हो जाता है, इनके सिलेक्शन के परसेंटेज ज्यादा है। अब जब इनका सिलेक्शन होता है और रिजल्ट में ना तो उनको हायर पोस्ट मिले लेट्स से, और ना ही उनको जिस तरह का जॉब लोकेशन चाहिए तो वो उनको नहीं मिलता, और ऐसे में वो उन पोस्ट को ज्वाइन ही नहीं करते हैं। अब ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो सीट क्या हो गई, वैकेंट रह गई। अब दिक्कत क्या है कि एसएससी चूंकि वन गो में रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, वो एक ही बार सीट अलॉट करके रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, तो वो सारे सीट वेस्ट हो जाते हैं। कहने को तो वो अगले साल है ना जो है ये वैकेंट सीट ऐड हो जाता है, लेकिन ऐसा प्रॉपर होता नहीं है। ये ऐड होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और जो लोग अभी रेगुलर प्रिपरेशन में, जिन्होंने एग्जाम दिया, जिनका अच्छे मार्क्स थे, जिनका जो सिलेक्टेड लोगों से बस एक आध मार्क्स पीछे था, कई लोगों के पॉइंट में मार्क्स पीछे रहते हैं और वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, ऐसे बच्चे तो इजीली उन सीट्स पर फिल किए जा सकते थे, है ना, लेकिन वो नहीं होते। उन्हें फिर 2 साल 4 साल और तैयारियां करनी पड़ती हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो एक तो मेन कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि एक ही स्टूडेंट जो है वो अलग अलग एग्जाम में बैठता है और सेलेक्ट भी हो जाता है। मान लीजिए वो है ना सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब में बैठता है, ठीक है, और सबके एग्जाम आसपास हैं, ठीक है, कुछ ही टाइम के गैप में होते हैं, तो किसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये इसके जो भी प्रोसेसेस होते हैं आगे के, इसके मेंस हो गए, पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, वो सब लोग फिल करते हैं। और ऐसे में क्या हो गया कि अब मान लीजिए किसी बंदे का एमटीएस अच्छी तैयारी है, सीएचएसएल, सीजीएल तीनों में सिलेक्शन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सीजीएल को प्रेफर करेगा, क्योंकि ये हायर पे जॉब है, अच्छी पोस्ट है। तो अब हो गया क्या कि उस बंदे ने यहां 2 सीट तो खा ली, ये दोनों सीट तो क्या हो गया, आपका बर्बाद चला गया, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक ही टाइम में एग्जाम और एक ही टाइम में रिजल्ट देने हैं, कि अगर अगर एग्जाम्स को थोड़ा गैप में और रिजल्ट्स को जल्दी अगर दिया जाए, टाइम पर दिया जाए, है ना, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती है। इसकी बात वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है कि वो ज्वाइन किसी एक को करता है, और इससे भी बहुत ज्यादा सीट्स क्या हो जाती है, वेकेंट रह जाती हैं। ये प्रॉब्लम जो है, ये दो मेजर प्रॉब्लम है एसएससी के अंदर सीट खाली होने का, है ना। और अब चूंकि सीट खाली है, तो यहां पर सवाल उठता है रिजर्व्ड लिस्ट का। तो मैंने आपको यह बताया कि रिजर्व्ड लिस्ट की नीड क्यों है, यहां क्यों जरूरत है, ठीक है। तो नीड है इसलिए क्योंकि इतनी सारी सीट्स खाली रह जाती हैं, बच्चे 0.5, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, है ना, इस तरह से वो से रह जाते हैं सिलेक्शन से। उनको सिलेक्शन मिल सकता है अगर रिजर्व लिस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो, लेकिन रिजर्व लिस्ट में क्या इश्यूज है हम उनको भी डिस्कस करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, पहले इस चीज को देखते हैं। ये जो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो सोर्स है वो एसपीजी टॉक्स नाम से, है ना, जो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल भी है आई थिंक उनका, मैंने यूट्यूब वीडियोस तो नहीं देखा है, बट उनके टेलीग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो मैंने, है ना, वहां से ये लिया है, और उन्होंने आरटीआई के थ्रू, ठीक है, आरटीआई, ये कोई फॉल्स डेटा नहीं है, बल्कि आरटीआई एसएससी से ही आरटीआई के थ्रू जो ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, और फिर उसको कंपाइल किया गया है। तो एक स्पेशल थैंक्स टू एसपीजी टॉक्स कि उन्होंने, है ना, ये कलेक्ट करके दिया, जिससे हमें समझने में बहुत सहूलियत हुई है, और अब आपको भी ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे, है ना, जो बड़े बड़े पोस्ट हैं एसएससी के अंदर, जो है ना लेवल 7 सबके पोस्ट हैं, है ना, जो हजारों बच्चों का ड्रीम है ऐसे पोस्ट पर जॉब करने का, कैसे, है ना, वहां सीट वेस्ट हो रहा है। अब जैसे ये 2023 की वैकेंसी की बात हो रही है, ठीक है, अभी 2024 का तो रिजल्ट आया, इसमें तो खैर स्कैम ही हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। अब 23 के रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए एएसओ जो है, इस पोस्ट को देखिए, टोटल वैकेंसी कितनी है, 692। एएसओ मोस्ट प्रेफर्ड पोस्ट है एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट का, ठीक है। आप जितने भी टॉपर्स को देखेंगे उसमें से ज्यादातर लोग जो है एएसओ को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो कैंडिडेट जो डीवी में अपीयर नहीं होते हैं वो 15 हैं, और कैंडिडेट जो डीवी में अपीयर होते हैं बट ज्वाइन नहीं करते हैं वो 24। यानी कि इसमें इतने बड़े एग्जाम में, इतने बड़े में भी 39 सीट्स आप देखिए क्या है, ये खाली है। 692 में 39 सीट्स खाली हैं। ये मैं बात कर रहा हूं जो सबसे टॉप लेवल जॉब है ना। इसके अलावा यहां तो फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन आगे आप जरा देखें तो आप शॉक्ड होंगे। ये जो है एक्साइज इंस्पेक्टर का, ये भी अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है ना। और इसमें देखिए 2023 में टोटल जो है अलग अलग स्टेट यहां पर लिखा हुआ है, आप टोटल पे ध्यान दीजिए, 2173 वैकेंसीज थी, ठीक है। इसमें देखिए डीवी में कितने बच्चे अपेयर नहीं हो रहे, 224। कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, 200, मतलब इतने बड़े लेवल पर 285 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, है ना। और ये आप देखिए टोटल 401,
401 सीट जो है, यानी कि 2000 में 400 सीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट वेस्ट हैं। ठीक है, आप अब अंदाजा लगा लीजिए। और आपको क्या लग रहा है कि ये नए बच्चे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चे रिपीट, क्योंकि जॉब, नए बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो एक्साइज इंस्पेक्टर लेवल का या एएसओ का जॉब क्यों छोड़ेगा भाई? ये तो उनका ड्रीम जॉब ही है। वो ये ऐसे जॉब्स को, ऐसे पोस्ट को क्यों छोड़ेगा, क्यों वैकेंट छोड़ेगा? तो ये वो बच्चे हैं जो रिपीटर है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी, है ना, इन पोस्ट पर हो, है ना, तो वो क्यों ही लेंगे, या इससे ऊपर के ही पोस्ट पे हो, तो वो ऐसे पोस्ट को क्यों ज्वाइन करेंगे? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं कि इतना सारा सीट वैकेंट रहता है। आगे और देखिए, है ना, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, ये भी अच्छे लेवल का जॉब है। यहां पर देखिए कितना कितना ज्यादा, है ना, 182 टोटल सीट है। और आप देखिए सीट वैकेंट कितना रह रहा है? 73। 182 में 73 सीट्स जो है वो वैकेंट है। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 40% सीट वैकेंट है इसमें। और ये सब हाई लेवल, हाई पे वाले जॉब्स हैं एसएससी के अंदर, यानी कि बहुत लोगों का ये ड्रीम जॉब ही कह लीजिए, है ना। आगे और देखिए, ये है टैक्स असिस्टेंट का, टीए का भी आप देख लीजिए। 490 जो है सीट्स थी, ठीक है, जिसमें 214, आप देखिए ऑलमोस्ट, है ना, 40% से ज्यादा जो है ना, ऑलमोस्ट 50% के अराउंड जो है, यहां पर 40% प्लस जो है सीट्स यहां भी खाली हैं टैक्स असिस्टेंट के भी जॉब में। मतलब इतनी सारी सीट, ये वैकेंसीज आई थी और इतने बच्चों ने जॉब, इतने बच्चों ने जॉब नहीं, मतलब ज्वाइन नहीं किया, इतने सीट वैकेंट रहे। ये ऑब्वियस, मैं अगेन ये चीज कह रहा हूं, ये कोई न्यू स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट कोई भी है और गवर्नमेंट जॉब की जिस तरह की डिमांड है, वो उसको जो भी जॉब मिलेगा, और ये सब तो फिर भी अच्छे जॉब है, अच्छे लेवल के जॉब है। वो, है ना, लोग लेवल 1 के जॉब, एमटीएस के जॉब करने के लिए पागल है, और यहां लेवल 4 का जॉब वो छोड़ रहा है, लेवल 5 का, लेवल 7 का जॉब लोग क्विट कर रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो ऑलरेडी इस लेवल के पोस्ट में या इससे ऊपर के ही पोस्ट में है, और तभी उन्होंने इस सीट को वैकेंट छोड़ दिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने देखा, एक प्रूफ आपको मिल गया कि किस तरह से, और ये मैं बड़े पोस्ट की बात कर रहा हूं। आप सोचिए एमटीएस, आप सोचिए ना एमटीएस एग्जाम में क्या होता होगा, जो लेवल 1 का जॉब देता है। सीएचएसएल में क्या होता होगा, कितनी वैकेंसीज रहती होंगी, कितनी सीट्स खाली रह जाते होंगे, है ना, कितने सीट्स जो है वो, कितने बच्चे, है ना, जॉब के बिना रह जाते हैं, जॉब से वंचित रह जाते हैं, है ना। तो ये आपका एमटीएस सीएचएसएल में तो इसके नंबर्स कितने ही होंगे, आप स्टैंड एमटीएस में तो खैर, एमटीएस की सीट्स तो हर साल बर्बाद होती है, बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते, है ना। बहुत सारे तो ज्वाइन करके, है ना, छोड़ देते हैं, उनको करना ही नहीं है वो लेवल का, बस भर देते हैं दिखाने के लिए, है ना। ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स जो है ये होती है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और जो है, सीट वैकेंसी का एक और कारण जो है मैं आपको बताता हूं। एक होता है कि जो रिपीटर्स होते हैं, अच्छा, रिपीटर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए ही एग्जाम देते हैं, कि उनको हायर पोस्ट चाहिए या फिर अच्छा जॉब लोकेशन चाहिए। बहुत बार रिपीटर्स जो है अपना ये दिखाने के लिए, उन्होंने हर साल एग्जाम क्रैक किया, मतलब उन्होंने 22 का निकाला, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी, मतलब वो ये दिखाने के लिए, एक सोसाइटल वो इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए कि मैंने एसएससी सीजीएल 5 बार क्रैक किया, सीएचएसएल 5 बार क्रैक किया, और इस तरह की चीजों के लिए उनको ज्वाइन नहीं करना है ना। वो ऑलरेडी एक अच्छे पोस्ट पे ज्वाइन होकर के, बट वो बार बार देते हैं, और ऐसे, है ना, इस तरीके से क्या करते हैं, बार बार सिलेक्शन लेकर के सीट को वेस्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चों से बचने के लिए, है ना, और एसएससी को कोई ना कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। और रास्ता बहुत बेसिक है, वो है रिजर्व लिस्ट। लेकिन रिजर्व लिस्ट में इशू क्या है, पहले इसको समझेंगे, और फिर मैं आपको एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, है ना, इस वीडियो में, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैं आपको अगेन गारंटी देता हूं, ये ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना, ताकि ये वीडियो अच्छे टीचर्स, है ना, या फिर जो एसएससी से जुड़े लोग हैं उन तक ये पहुंच सके, स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ताकि वो इस तरह के जो आइडियाज को इंप्लीमेंट करने पर, है ना, जोड़ दे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व्ड लिस्ट में क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम्स है रिजर्व लिस्ट में, आखिर क्यों रिजर्व लिस्ट नहीं जानती। मैं इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर मान लेते, मैं एक सीजीएल एग्जाम का ही रेफरेंस ले रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर ले रहा हूं, है ना, सॉरी, तो मैं यहां पर आपको, है ना, सीजीएल एग्जाम का रेफरेंस ले रहा हूं, ठीक है।
अब सीजीएल एग्जाम का रेफरेंस मैंने यहां पर 7 कैंडिडेट लिए, ए बी सी डी ई एफ जी, जिनके ये अलग अलग मार्क्स, ये हैं उनके जो मार्क्स आए हैं एग्जाम में, ये मैंने लिखा है, ये है मार्क्स, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि ये है पोस्ट और ये है उसकी कट ऑफ, ठीक है। जैसे कि एएसओ एंड एमईए जो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड पोस्ट होता है, इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। फिर एएसओ एंड सीएसएस हैं, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, फिर एक्साइज है, फिर टैक्स असिस्टेंट है, और फिर पोस्टल असिस्टेंट जो सबसे लोअर पोस्ट सीजीएल के अंदर है। मैंने ये सारे यहां पर दिए हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ए से जी तक 7 बच्चे हैं जो एग्जाम है ना, ये 7 स्टूडेंट है और इन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। और ये मार्क्स उनको आए। देखिए इसमें से अब मैं आपको रिपीटर का इशू, कैसे सीट वैकेंट होती है, फिर अगर एसएससी डायरेक्ट रिजर्व लिस्ट निकालती है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये समझने के लिए ये आपको पूरा समझना होगा। अब देखिए बी एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पर, है ना। और दूसरा जो है कि सी जो कि एक्साइज पर है। अब दिक्कत क्या है कि इनको होम स्टेट नहीं मिला है, तो ये एग्जाम में क्यों बैठ रहे हैं, दो कारण से। एक तो इनको होम स्टेट मिले, ठीक है, या अगर होम स्टेट नहीं मिले तो हायर पीए वाला, जैसे कि उसको एएसओ इन एमईए या एएसओ इन सीएसएस ये सब मिल जाए, ठीक है। अब रिजल्ट आता है, अब जरा ध्यान समझिए। ए को 360 मार्क्स है तो उसको आराम से एएसओ इन एमईए मिल गया, इस भाई साहब ने लिया और ये तो सिलेक्टेड हो गए, बात खत्म, है ना। अब आते हैं बी। अब बी का मार्क्स है 330, तो आप यहां से अंदाजा ले बी को कौन सा पोस्ट मिलेगा, 325 से 335 के रेंज में, तो ऑब्वियसली इसको वापस से मिल गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला, ठीक है। बट दुर्भाग्यवश इनको फिर से होम स्टेट नहीं मिला। फिर सी का भी देखें तो 320 300, इनको वापस से क्या हुआ कि एक्साइज मिल गया, या कई बार लोअर पोस्ट भी मिल जाता है। मैं यहां पर अभी सेम ही लेवल पे ले रहा हूं समझने के लिए, लेकिन अगेन इनको भी होम स्टेट नहीं मिला। अब क्या हुआ इधर, इनको तो रिजल्ट में तो इनको ये मिल गया, इनको ये मिल गया, इनको एएसओ मिल गया, ए को तो एएसओ मिल गया, खैर वो खुश है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और बी को ये मिला। अब देखिए बाकी जो डी का अगर आप देखें कट ऑफ मार्क्स, तो बी को टीए मिलेगा, ठीक है, डी को टीए मिलेगा, और ई को जो है वो आप देखेंगे तो 305 है, ठीक है, तो जो इनको पोस्टल असिस्टेंट पीए मिलेगा। अब आप देखिए एफ और जी तो कट ऑफ मार्क्स में है नहीं, तो एफ जी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए हो क्या रहा है, अब चूंकि बी को है ना वापस से इनकम टैक्स मिला और होम स्टेट नहीं मिला, सी को वापस एक्साइज मिला बट अगेन होम स्टेट नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, ज्वाइन नहीं किया। अब इन दोनों ने ज्वाइन नहीं किया, ये सीट रह गई वेकेंट। अब समझिएगा, अब अगर एसएससी रिजर्व लिस्ट निकालती है, डायरेक्ट अगर निकालती है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, इश्यू ये होगा कि ऑब्वियसली अब ये जो वेकेंट सीट है, ये सीट इन लोगों को मिल जाएगा। मान लीजिए कि बी वाला सीट है ना एफ को मिल गया, और ये जो सी वाला सीट है वो जी को मिल गया, मिल जाएगा। अब जॉब तो हो गई, लेकिन आप प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम ये है कि अब ये दोनों जो है यानी कि डी और ये, अब सवाल क्वेश्चन ये दोनों रेस करेंगे, इन दोनों ये दोनों ये पॉइंट रेस करेंगे कि भाई आपने पहले हमको टीए अपॉइंट कर दिया, हमको पीए है ना अलॉट कर दिया, और मेरे से कम वाले मार्क्स को दे दिया आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना, या दे दिया आपने एक्साइज इंस्पेक्टर। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, ये तो मेरे राइट्स के अगेंस्ट हो गया। तो ऐसे में यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन रेज, यहां पर फिर स्कैम का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर क्वेश्चन रेज शुरू हो जाएगा। और ऐसे बच्चे ऑब्वियसली, और जो एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोर पॉइंट ये कि जिनका ज्यादा मार्क्स होगा उनको उसके हिसाब से पोस्ट मिलेगा, तो यहां तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और यही एक कारण है कि एसएससी रिजर्व लिस्ट को रिलीज नहीं करती है। बात समझ में आ रही है, तो जो क्वेश्चन था कि एसएससी रिजर्व लिस्ट क्यों नहीं रिलीज करती है, उसका यही कारण है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो हमने प्रॉब्लम को समझा कि एसएससी के अंदर रिजर्व लिस्ट को लेकर के मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं रिलीज करती, अब आपको क्लियर हो गया है। अब जरा उस पॉइंट पे चलते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है और वो आइडिया क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। इनके बारे में शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। पहले अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो हम सॉल्यूशन में दो चीजें हो सकती हैं। एक बहुत सिंपल चीज क्या हो सकती है, वो है कि जो सिलेक्टेड एस्पायरेंट हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनके लिए डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए। अब मेरी बात समझिएगा, देखिए ऑलरेडी हर जो अगर आप डिपार्टमेंट की बात करें उसके अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं हायर पोस्ट के लिए, नो डाउट।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो डिपार्टमेंट एग्जाम होता है वो बहुत टाइम में होता है ना, वो 5 साल 10 साल में हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए और दूसरी तरफ यहाँ एग्जाम हर 5 महीने 6 महीने या साल भर में हो रहा है, तो स्टूडेंट के पास है ना डिपार्टमेंटल एग्जाम का वेट करने की जगह अभी उनकी तैयारी है तो वो प्रेफर करेंगे है ना कि वो एसएससी का एग्जाम देकर के हायर पोस्ट ले ले। तो ऐसे में वो एग्जाम में पार्टिसिपेट करते, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम का वेट नहीं करते। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म एसएससी डेवलप कर ले ताकि कम टाइम में आप अच्छा लेवल ऑफ एग्जाम लीजिए, जो सिलेक्टेड है उनके लिए थोड़ा एक स्टैंडर्ड एग्जाम लीजिए, आपके पास एक बहुत लिमिटेड कैंडिडेट होगा जो सिलेक्टेड होंगे और उनका आप एग्जाम लीजिए, ठीक है, और कम टाइम में लीजिए ताकि उनको इंप्रूवमेंट्स का मौका मिले और उनको इस तरह के नॉर्मल कंपटीशन से एक बार जब वो सिलेक्टेड हो नॉर्मल कंपटीशन से बाहर रखिए ताकि नए बच्चों को मौका मिल सके है ना। और आप जो सिलेक्टेड बच्चे ऑब्वियसली उनको अच्छा जॉब लोकेशन चाहिए है ना, तो डिपार्टमेंट के अंदर भाई आप वो मैकेनिज्म डेवलप करिए, जल्दी एग्जाम लेकर के थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का एग्जाम लेकर के है ना उन लोगों को या तो जो होम लोकेशन है या अच्छा हायर पोस्ट पर उनको शिफ्ट करिए। इवन अगर आप एसएससी जो है ना, अगर ट्रांसफर इशू जो है ना, एक तो एसएससी के अंदर ट्रांसफर इशू भी एक प्रॉब्लम है, अगर ट्रांसफर इशू को भी रिजॉल्व कर दे ना, जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है अगर उसको भी प्रॉपर इनिशिएट कर दे तो उससे भी ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लोगों को अपने अपने होम स्टेट मिल जाएंगे अगर म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करें। लेकिन एसएससी उस पर भी काम नहीं करती है। तो एक तो सोल्यूशन ये है कि इस तरह का कुछ डेवलप किया जाए। अगर एसएससी से ये भी नहीं हो रहा तब एसएससी के पास एक दूसरा ऑप्शन है और वो है कि आप जोसा काउंसिल की तरह कुछ मैकेनिज्म डेवलप करिए। अब यहां पर मुझे विश्वास है कि हजारों लोगों को जोसा काउंसिल के बारे में नहीं पता होगा। ये मोस्टली उन लोगों को ही पता है जिन्होंने आईआईटीज की एग्जाम दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्जाम दिया है उनको जोसा काउंसलिंग के बारे में पता होगा। तो मैं आपको पहले जोसा काउंसलिंग समझा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस जोसा काउंसलिंग के मैकेनिज्म को एसएससी में अडॉप्ट किया जा सकता है और इससे वो जो सीट वैकेंट की प्रॉब्लम है, रिपीटर्स का जो इश्यू है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। यानी रिपीटर्स भी एग्जाम देंगे और सीट भी वैकेंट नहीं रहेगी अगर जोसा काउंसलिंग जैसे मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लिया जाए। अब जल्दी समझते हैं जोसा काउंसलिंग क्या है। देखिए जोसा जो है ये कोई ऐसा फेक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्रिएटेड ये है, इसका नाम ही है ज्वाइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी और यही तो हमारी प्रॉब्लम है एसएससी में, सीट अलोकेशन की, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्रिएट किया ज्वाइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है, क्या करने के लिए, टू ओवरसी एंड कंट्रोल ज्वाइंट सीट अलोकेशन फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन की जो इंजीनियरिंग एडमिशन है ना, जो इतने भी आईआईटीज हैं, ट्रिपल आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं या जो गवर्नमेंट है ना फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो सीट का अलोकेशन है वो सही से हो सके, डिजर्व लोगों को सीट मिल सके, है ना। ये क्योंकि वहां भी वही प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत मतलब कॉलेजेस में क्या होता है सीट वैकेंट पड़ी रह जाती हैं और बहुत सारे बच्चों को है ना नहीं मिल पाता, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि अब एक ही स्टूडेंट को कई सारे कॉलेज से ऑफर है और वो सबको तो ज्वाइन करेगा नहीं, वो एक लिमिटेड कॉलेज को ही ज्वाइन करेगा, ठीक, लिमिटेड मतलब ऑब्वियसली एक ही कॉलेज को ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में, एनआईटीज में खाली पड़ी रहती हैं और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जिनको है ना एडमिशन चाहिए बट उनका एडमिशन नहीं हो रहा, तो इसलिए बनाया गया जोसा काउंसिल, जो बनाया काउंसलिंग बनाया गया, ठीक है। अब इसमें ये एक सिंगल पोर्टल, ये पोर्टल सिंगल हैंडेडली जो है जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, और वहां पर काउंसलिंग करती है, ठीक है, और जो एम्प्टी सीट्स हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बढ़ते जा रहा था उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है, ठीक है। द जॉइंट सीट एलोकेशन प्रोसेस वाज एफिशिएंटली इंप्लीमेंटेड टू एक्सेलरेट द एडमिशन प्रोसेस एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। ये ज्यादा से ज्यादा सीट को फिल करती है, ज्यादा क्या मोस्टली सीट को जो ये बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज उसको फिल करने में हेल्प करती है और इसका प्रोसेस भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। हाँ, अब जरा जानते हैं कि जोसा में क्या प्रोसेस है, कैसे ये काउंसलिंग होती है, ताकि आप इसको एसएससी के रिगार्डिंग अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जोसा करती क्या है, बहुत सिंपल। देखिए जो एग्जाम होता है ट्रिपल आईआईटीज का, ट्रिपल आईआईटीज का जो भी है ना, जो हम लोग जेई एडवांस बोलते हैं, ठीक है, जेई मींस, जेई एडवांस, ये एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, ठीक है, सबको अपने मार्क्स पता है, ठीक है, स्कोर पता है। अब क्या होता है कि सारे ही स्टूडेंट को जोसा पर क्या होता है रजिस्टर करना पड़ता है। अब समझिएगा यहां से कहानी। अब उनको क्या होता है जोसा पर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर के बाद उनको चॉइसेस दी जाती हैं, फिल चॉइसेस फॉर कोर्स एंड इंस्टीट्यूट। जैसे हमें पोस्ट प्रिफर यानी कि हमारे सीजीएल के एग्जाम में
पोस्ट प्रिफरेंस का चॉइस मिलता है, वैसे ही यहां पर कॉलेज या कोर्सेज का चॉइस इनको मिलता है। ठीक है, और फिर जोसा क्या करती है, यहां सीट अलॉट करना शुरू करती है। अब यहां समझिएगा, अब यहां इस बात को अच्छे समझिएगा, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है एसएससी में भी। अब देखिए एसएससी क्या करती है, वो एक ही बार में रिजल्ट निकालती है और सारे सीट अलोकेट कर देती है। ठीक है, मतलब एसएससी खुद ही सीट अलोकेट करती है। अब किसको कौन सी सीट चाहिए नहीं चाहिए, या और किसके अकॉर्ड उसको उसके अकॉर्डिंग मिली कि नहीं मिली। देखिए पोस्ट प्रिफरेंस में तो सब कोई टॉप पोस्ट डालता है। ठीक है, चाहे वो पहले सेलेक्टेड है या नया है, जो भी है वो टॉप पोस्ट और सारे पोस्ट को भरता है। ठीक है, बट उसको उसमें चाहिए नहीं चाहिए, है ना, और उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, उस पर किसी भी तरह का कंडीशन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, सेलेक्टेड बच्चे भी सारे पोस्ट को भर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि हाँ भाई आप सेलेक्टेड हो तो आप सिर्फ हायर पोस्ट को भर सकते, नहीं, वो अपने से लोअर पोस्ट को भी फिल कर देते हैं। जोसा यहीं पर दिमाग लगाता है और उस चीज को रोकता है। पहले तो जोसा एक बार में कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं करता, वो राउंड वाइज करता है ताकि ये पूरा फिल्ट्रेशन हो सके। ठीक है, तो वो सीट अलॉटमेंट राउंड शुरू करता है। अब देखिए जितने भी बच्चे ने रजिस्टर किया, तो वो सबसे पहले क्या करता है, जो टॉप स्कोरर है, ऑब्वियसली क्योंकि स्कोर के हिसाब से मिलती है, रैंकिंग के हिसाब से मिलती है ना। हमारे यहां भी जॉब जो मिलता है ऑब्वियसली रैंक के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जो टॉप रैंकर्स हैं, एक सर्टेन टॉप रैंकर्स को वो उन्होंने सेलेक्ट किया। अब उनको वो क्या करता है, तीन ऑप्शन देता है, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड और विड्रॉ। अब समझिएगा बढ़िया से, फ्रीज का मतलब ये होता है कि अब स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन है कि उसको जो कॉलेज मिला है ना, यानी कि जो कॉलेज मिला वो उसको एक्सेप्ट करे, और जब वो एक्सेप्ट करके अपने पोस्ट को फ्रीज कर ले कि वो इस कॉलेज में, मान लीजिए उसको आईआईटी बॉम्बे मिल गया। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है भाई हमको आईआईटी बॉम्बे मिले, तो उसको आईआईटी बॉम्बे चाहिए था, वो क्या करेगा, वो उस पोस्ट को फ्रीज कर लेगा। लेकिन यहां समझिएगा, फ्रीज करने का एक कंडीशन जोसा देती है कि वो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करने, अराउंड 40K to 50,000 जो है वो पे करने स्टूडेंट को बोलती है। बाद में ये मैनेज हो जाता है, जब वो कॉलेज ज्वाइन करता है तो उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहां ये फी एडजस्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा इसमें डूबता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्यों डाला गया, ये फाइनेंशियल कंडीशन क्यों डाला गया, ताकि लोग सीट को वेस्ट नहीं करें जो एसएससी में नहीं है। और इसलिए भी क्योंकि एसएससी में कोई कंडीशन नहीं है, तो मनमाने तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं जैसे बैंक वैंक में आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा पे जमा करना पड़ता है ना, और अगर आप उससे पहले जॉब छोड़ते हो, है ना, रिजाइन करते हो, तो वो आपको फाइन के रूप में रह जाता है। ठीक है, फाइन लगता है एक तरह का। लेकिन यहाँ एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है, जब मन चाहे जॉब लो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट बर्बाद करो भाई, और कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, तो ये एक सर्टेन अमाउंट लिया जाता है। ऐसे कंडीशन एसएससी में भी होने चाहिए। अब आगे फ्लोट और, अब देखिए अगर, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्लोट और स्लाइड। इसमें क्या है कि मान लीजिए अभी आपको कोई पोस्ट लॉट हुआ, लेकिन आप सोच रहे कि नहीं, चूंकि इस राउंड में ऑब्वियसली बहुत सारा बच्चा जो होगा हायर पोस्ट को या अच्छे कॉलेजेस को नहीं ज्वाइन करेगा। मान लीजिए किसी को आईआईटी खड़गपुर मिला बट उसको आईआईटी बॉम्बे चाहिए था, तो वो नहीं ज्वाइन, मान लीजिए उसको उस सीट को मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे में देखिए फ्लोट स्लाइड में हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम, है ना, एक्सेप्ट करेंगे, बट है ना वी विल लुक फॉर बेटर ऑप्शन नेक्स्ट, यानी हम लोग अगले राउंड में जाएंगे और हम देखेंगे कि जो अगर इस राउंड में जो सीट, अच्छा सीट वेकेंट रह जाएगा, वो ऑब्वियसली अगले राउंड में जो है बच्चे उसको हायर नंबर वाले, जो मतलब उससे जो थोड़ा बहुत कम लोअर मार्क्स वाले होंगे उनको अलग, मान लीजिए कहने का मतलब है कि किसी को, है ना, 300 मार्क्स पे आईआईटी बॉम्बे मिला था, बस एग्जांपल कह रहा हूं, किसी को 299 है, अब इसने आईआईटी बॉम्बे का नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे, उसको आईआईटी खड़गपुर चाहिए, तो ऑब्वियसली ये सीट क्या होगा, 299 वाले को मिल जाएगा अगले राउंड में। तो ये बेनिफिट होता है यहां पर। ठीक है, और आप देखिए अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा एसएससी में ये कैसे एप्लीकेबल होगा। और फिर एक होता है विड्रॉ। विड्रॉ जो वही हो गया कि अगर मान लो इसको नहीं चाहिए आईआईटी बॉम्बे, तो इससे ये विड्रॉ कर लेगा भाई, और ये सीट क्या होगा, दूसरे लोगों को, उससे थोड़े बहुत जो कम मार्क्स वाले उनको अलोकेट हो जाएगा। और कुछ ऐसे ही काम कर सकती है एसएससी सीजीएल। अब यहां पर मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि कैसे, देखिए ये मेथड अप्लाई हो सकता है, ये जोसा काउंसिल वाला मेथड जो है, काउंसलिंग वाला, कैसे यहां पर होगा। बहुत सिंपल है, देखिए अभी आपको हो सकता है सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे, बट आप एसएससी के पर्सपेक्टिव देखें, क्योंकि एसएससी ऑलरेडी इससे ज्यादा, है ना, प्रोसेस को फॉलो कर रही है कि वो एग्जाम के बाद आंसर की रिलीज कर रही है, पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ा रही है, फिर उसके बाद, है ना, सीट एलोकेशन के लिए फिर पोस्ट फिलअप करवा रही है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी उतना काम कर रही है, नो डाउट, है ना, बट उसके तरीके को, थोड़ा प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है।
करना क्या है, सिंपल है ना, एसएससी मेंस एग्जाम कंडक्ट करे, नो डाउट है ना, एग्जाम करे और वो आंसर की और इन सब, अगर आंसर की रिलीज करना है तो करे, अच्छी बात है, नहीं तो सीधा वो क्या करे, फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज कर दे विद आंसर की, ठीक है, ताकि लोगों को पता हो ऑब्वियसली कि कौन सा क्वेश्चन का गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर है ना क्वेश्चन किया जाए। तो आंसर, एसएससी आंसर की के बाद जल्दी से जल्दी स्कोर कार्ड रिलीज कर दे बच्चों का, ठीक है, और बच्चों को ये कहे, सारे कैंडिडेट को, अगेन जैसा जोसा काउंसलिंग होता है, कि वो जोसा जैसा है ना, अगर जोसा के ही साथ एसएससी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पार्ट है, वो जोसा को ज्वाइन कर सकती है या इस तरह का जो भी खुद मैकेनिज्म डेवलप कर सकती है। तो मैं जोसा को ही रेफरेंस में लेकर के कह रहा हूं कि सारे कैंडिडेट को कहे कि भाई वो जोसा पर है ना रजिस्टर्ड करें और अपना पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे कि वो लोग कॉलेज भरते हैं, यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर भर दें। अब जोसा क्या करेगी, क्लियर सी बात है कि जोसा सीट अलॉटमेंट राउंड शुरू करेगी, कैसे, तो टॉप स्कोरर के साथ, जैसा एसएससी करती है टॉप स्कोरर को, ऐसा अब 18,000 सीट थे इस बार, तो 18,000 जो टॉप स्कोरर है उसको दिया गया, खैर तो अभी तो स्कैम हो गया, बट नॉर्मली तो ये होता है कि 18,000 जो टॉप स्कोरर होगा उनको सीट अलॉट किया जाएगा, तो जो टॉप स्कोरर है वहां से शुरू करें, है ना, शुरू करें। अब क्या होगा, जहां कैंडिडेट को अगेन 3 चॉइसेस मिलेंगी, फ्री जेन पे जो मैंने बताया कि भाई मान लीजिए किसी को एएसओ मिला, एएसओ है ना, एमईए मिल गया, तो अब ये इससे ऊपर उनको क्या ही मिलेगा, ठीक है, तो उसको अब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, फ्रीज कर लिया इसने, ठीक है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट पे करने को बोला, ऑब्वियसली उनको जॉब मिल रही है तो वो आराम से ये अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इसको फ्रीज कर ले, तो अब क्या हो गया, उसका जॉब फिक्स हो गया, अब वो काउंसलिंग से बाहर हो गया, उनका जॉब, वो सीट भी काउंसलिंग से बाहर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा है कि अगर आपको वो नहीं चाहिए, मान लीजिए ऑलरेडी है ना, आप है ना अच्छे पोस्ट पे हैं, जैसे बहुत बार लोग खुद एएसओ में, एमईए में है, और वो भर देते हैं बस दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा ना बार बार वो प्रॉब्लम हो रही है कि दिखावा करने वाला, ठीक है, वो फिर से सिलेक्शन के लिए, अब उनको नहीं चाहिए था, अब देखो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि यहाँ देखो अब ये फाइनेंशियल जो कंडीशन है कैसे रोल प्ले करेगा, जो लोग सीट को फालतू का बर्बाद करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उनको कोई चार्ज तो लग नहीं रहा, कुछ लग नहीं रहा, फॉर्म भरने 100 रुपए में फॉर्म भरा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इनको, ठीक है, तो ऐसे लोगों को है ना, अब चूंकि अगर जब फाइनेंशियल कंडीशन, यहां पर फाइनेंस का कंडीशन आ जाएगा, तो वो लोग के पास एक ही चॉइस है विड्रॉ करने का, ठीक है, तो वो विड्रॉ कर लेंगे, है ना, अब वो जो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या कहने का मतलब है कि उनको ऐसा कोई पोस्ट मिला जिसपे वो ऑलरेडी है, या फिर उससे लोअर पोस्ट उनको मिल गया, जब उनको अभी ही लोअर पोस्ट मिला है तो आगे उनको हायर पोस्ट के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे, और ये जो विड्रॉल सीट है, ये जो एम्प्टी सीट रह गया, ऑब्वियसली ये बाकी कैंडिडेट को जो उससे थोड़े बहुत कम मार्क्स में, जैसे मान लीजिए 300 पे सिलेक्शन हो रहा है, तो किसी का अगर मैंने 299 है तो उसका उस पे जो है वो सीट उसको अलॉट कर दिया जाएगा अगले राउंड में। और एक है कि मान लीजिए होल्ड टू नेक्स्ट, मैंने जैसा कहा कि मान लीजिए किसी को अभी मिल रहा है, अभी समझिए उसको पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट मिल रहा है, लेकिन चूंकि अभी अगले इस राउंड में बहुत सारी सीट वेकेंट होगी, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जो हायर पोस्ट है, ऑब्वियसली जो अभी प्रॉब्लम पीछे क्या होती थी रिजर्व लिस्ट में, कि कम मार्क्स वाले को अच्छा सीट और अच्छे मार्क्स वाले को खराब सीट ना मिले, तो ये यहां रिजॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मान लो ये इसको भी पीए मिल रहा था, तो ये होल्ड कर लेगा कि कहीं कोई उससे ऊपर का सीट जो है ना, जैसे टीए हो गया, या जिनको टीए मिल रहा है वो ऊपर वाले इनकम टैक्स वाला अगर सीट खाली रह रहा है तो वो उनको मिल जाए, तो ये नेक्स्ट राउंड में होगा। अब यहां एक और चीज समझिएगा, आपका सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा कि ये प्रोसेस चलेगा, अब मान लेते हैं कि सपोज करिए जोसा 4 राउंड करवाती है, ठीक है, तो अब यहां पर क्या होना चाहिए, ये जो ऑप्शन विड्रॉ और होल्ड टू नेक्स्ट का जो है वो होना चाहिए 3rd राउंड तक ही लिमिटेड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थर्ड या उसी को आप सेकेंड लास्ट, मतलब जितने भी राउंड है तो सेकेंड लास्ट राउंड तक ही ये लिमिटेड आ जाए, क्यों, क्योंकि आप अगर फाइनल राउंड में होल्ड करके रखेंगे कि हमको कोई मिल जाए, तो हो सकता है आपको ना मिले, तो आप फिर आप नहीं ज्वाइन करोगे, ये बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये जो है आपका सेकेंड लास्ट राउंड तक ही रहना चाहिए। सेकेंड लास्ट राउंड का यानी इसके बाद यानी जो फाइनल राउंड होगा, इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट होने चाहिए जो है ना जो रेडी हो, है ना, कहीं भी किसी भी पोस्ट और किसी भी लोकेशन पर काम करने के लिए जो रेडी हो। कहने का मतलब है कि विड्रॉ और होल्ड का जो ऑप्शन है वो 3rd राउंड तक रहा, यानी कि फर्स्ट राउंड में रहा तो उनको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुई, अगर वो सेकंड राउंड तक मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं तो उनको 3rd राउंड तक मौका मिलेगा कि पोस्ट को अपने अकॉर्डिंग लेने का, है ना, और या विड्रॉ करने का। अगर वहां नहीं तो वो वहां पर फिक्स हो जाएगा, उनको पे करना पड़ेगा और उनको वो
उस पोस्ट पर ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब ये हो रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये ऑब्वियसली जोसा काउंसिल में यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो फाइनल राउंड में जो बच्चे पीछे छूट गए, जिनका है ना कहने का मतलब थोड़ा कम स्कोर था, ठीक है, और तो उनको भी जॉब मिल जाएगी और इस तरीके से क्या होगा 99% जो सीट्स हैं वो फिल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? मैं अगेन से आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई विड्रॉ करता है, पोस्ट को ज्वाइन नहीं करता है, तो वो पोस्ट क्या होगा उनसे कम मार्क्स वाले, है ना। फिर मान लीजिए जैसे कहने का मतलब है कि किसी को टीए मिल रहा था, है ना, तो उसने टीए नहीं ज्वाइन किया, वो वेट किया कि इनकम टैक्स, हो सकता है उसको अगले राउंड में इनकम टैक्स मिल गया, तो वो इनकम टैक्स को ज्वाइन किया, तो टीए वाला सीट अभी खाली है, तो जो नीचे के बच्चे हैं उनको टीए मिल जाएगा, है ना। पीए वाले टीए में चले गए, ठीक है, कहने का मतलब उसको पहले पीए मिला था, सीट वेकेंट होने के कारण उनको टीए मिल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पोस्टल असिस्टेंट वाला जो सीट है वो कम नीचे वाले जो उनसे जो कम मार्क्स वाले थे उन बच्चों को मिल जाएगा। और ऐसे में जैसे अब मैं वापस आपको यहां पर लेकर चलता हूं, ये जो प्रॉब्लम हो रही थी यहां पर, ठीक है, कि अब देखिए क्या होता अगर उस राउंड में चलता कि बी और सी ने अगर ज्वाइन नहीं किया, तो बी और सी का पोस्ट किसको मिलता, ये डी को मिलता और ई को मिलता। जोसा वाले काउंसलिंग मेथड में चलेंगे तो बी और सी का जो वैकेंट होता तो अगले राउंड में ये सीट जो है डी और ई को अलॉट होता, और जो डी और ई वाला सीट है वो एफ और जी को होता। तो यहां से अब देखिए सबका सिलेक्शन हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में सीट पूरी तरीके से फिल होगी, ठीक है, और कोई भी इश्यू इसमें रेज नहीं होगा। यही एकमात्र तरीका है, या तो डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म डेवलप करो या फिर जोसा काउंसलिंग जैसे मैकेनिज्म को अडॉप्ट करिए एसएससी, वरना हर साल यही होगा, बच्चे ऐसे ही सीट वेस्ट होगा, बच्चे ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बार बार आप एग्जाम करा करके कोई फायदा नहीं है, बच्चे हर साल एग्जाम में बैठ तो रहे, सिलेक्शन नहीं होगा, बार बार पीछे छूटते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें रिजॉल्व हो सकती है ना, ये रिजर्व लिस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट तरीका ये होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करिए, ये ज्यादा से ज्यादा एसएससी स्टूडेंट, एसएससी टीचर्स तक। ऑब्वियसली मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है कि मेरी बात एसएससी तक पहुंच पाएगी, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके सपोर्ट से ये जरूर संभव है। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, है ना। और इसमें जो बड़े टीचर्स हैं वो इसमें और आइडियाज ऐड कर सकते हैं। मैंने अपना आइडिया, मैंने अपना रिसर्च आपके साथ शेयर किया, इसमें और भी चीजें अगर ऐड हो सकती हैं, कोई लूप होल्स अगर हैं तो उस पर काम किया सकता है। अगर आपको कोई आइडिया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे इसको रिजॉल्व किया सकता है। मैंने अपना आइडिया आपके सामने प्रेजेंट किया, है ना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पिछला वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स एसएससी में है, क्या क्या गड़बड़ियां एसएससी के अंदर, उन सभी चीजों पर मैंने बात की है। और चैनल से जुड़े रहिए। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो है चीजों पर, है ना, बातें होती हैं, क्लासेस होते हैं, है ना। और आपको किस तरह के क्लासेस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में